नमस्कार एवरीवन। आज हम लोग हैं ग्राम छछान पेरी में, जो कि ब्लॉक अभनपुर जिला रायपुर के अंतर्गत आता है। और आज हमारे साथ में एक गोट फार्मर श्री दिलेश जी। तो फ्रेंड, चलिए हम दिलेश जी से बात करते हैं और जानते हैं गोट फार्मिंग के बारे में कि गोट फार्मिंग का इनका एक्सपीरियंस कैसा है, इनको प्रॉफिट है कि लॉस है, कहाँ से अपने ये ब्रीड्स लाते हैं, कौन सा ब्रीड कौन से स्टेट के लिए अच्छा रहता है, क्या खिलाते हैं और अन्य चीजों के बारे में। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो दिलेश भाई, सबसे पहले तो आपका हमारे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। अच्छा, तो दिलेश भाई, आप ये गोट फार्मिंग कब से कर रहे हैं? लगभग ये तकरीबन 7 साल के आसपास है। 7 साल पूरे होने को है। अच्छा, तो गोट फार्मिंग का आपका एक्सपीरियंस कैसा है? जी, अभी तक का अनुभव तो काफी अच्छा है, उत्साहित करने वाला है। अच्छा दिलेश भाई, इसमें चलो गोट फार्मिंग आप जो कर रहे हैं उसको मैं दो भाग में तो बांटता हूँ। पहला तो जब आप स्टार्ट किए थे और दूसरा अभी का पार्ट। तो स्टार्ट में ऐसी कुछ थी जिसमें आप गलतियां किए थे जो कि एक बकरी पालक को नहीं करनी चाहिए? ये कह सकते हैं कि मैंने जो है कुछ गलतियां की है जिसको बहुत जल्दी सुधार भी लिया। कि पहले बकरियां चुनने में या सेलेक्ट करने में मुझमें खामियां थी, या सच कहूँ तो जानकारी नहीं थी, क्योंकि नया था मैं उस टाइम पे। करते करते 1-1.5 साल के तजुर्बे में ये सब चीजें अब दुरुस्त हो गई। तो वो गलतियां आप मान सकते हो। पहले मैंने देसी बकरियों से शुरुआत की थी और वो देसी बकरियों के चयन में भी कुछ गलतियां हुई थी। तो वो लोगों से सुने, चीजों को समझा, फिर अपने आप में उसको बदलाव लाए कि कौन सी बकरियां अच्छी होती है लॉन्ग टाइम के लिए, जो सही हो, जिसके बच्चे अच्छे आए। फिर मैं उस बकरियों को चुनने में लगा और एक अच्छी ब्रीड की तरफ चल दिया। अच्छा दिलेश भाई, जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि मैंने बकरियों के सिलेक्शन में कुछ गलतियां की थी। आपको क्या लगता है कि आप कैसी कैसी गलतियां की ताकि हमारे जो वीडियो को देख रहे हैं जो किसान भाई, वो ऐसी गलतियां ना करें? मेरा मोटिव ये था बकरी पालन के पीछे कि मुझे अपनी बेरोजगारी दूर करनी थी। अर्निंग चाहिए थी। जिस काम को मैं करूं वो अपना 100% तो दे रहा हूं। तो उसके पीछे मुझे एक अच्छा इनकम भी होना चाहिए, ताकि मैं जिस चीज के पीछे भाग रहा हूं, जिसके पीछे टाइम दे रहा हूं, वो उसका अन्न भी आना चाहिए, लाभ भी, उस लाभ का अंश भी मिलना चाहिए। तो वो देसी बकरियां के चुनाव पे मैंने उतना ध्यान नहीं दिया था कि कौन सी बकरियां अच्छी होती। देसी बकरियां अच्छी होती है, नो डाउट, पर शुरुआत के खरीदारी में मुझसे कुछ गलतियां हुई थी, तो कुछ बकरियां मेरे नुकसान भी हो गए। या जो बच्चे आए बहुत छोटे नाटे बने, तो उससे उतना पैसा नहीं मिल पाया। तो धीरे से ये चीज मैंने नोटिस की और बहुत जल्दी इस पे बदलाव भी लाए कि समझ में आया कि ये छोटी ब्रीड है, इस पे अपन मेहनत करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 28 किलो 30 किलो, इससे ज्यादा बड़ा नहीं हो पाएगा। और हमारा क्या अर्निंग या लाभ का जो हिस्सा है, वो जितना ज्यादा बड़ा हो बकरा या बकरी, जितनी जल्दी तैयार हो, तो हम उस पे उतने ही पैसे हम उसके मांग सकते हैं। तो ये चीजें समझ में आई कि छोटे जानवरों के कितने पैसे मांगेंगे अगर हम उसको बेचेंगे। वेट ही नहीं है ना उसका। हाँ, वेट ही नहीं है, और वो ऐसी ब्रीड ही है कि वो बढ़ा ही नहीं सकता, नहीं बढ़ा सकते। एग्जैक्टली नहीं। तो उसके पीछे अपन टाइम देंगे तो वो हमको लगा कि वेस्ट है। अच्छा दिलेश भाई, इसमें मैं बहुत सारे फार्मर से सुनता हूँ कि उनका ये कहना रहता है कि भाई जो बाहर से आप ब्रीड लाते हैं, जैसे कई सारे लोग राजस्थान से लाते हैं, यूपी से लाते हैं, पंजाब से लाते हैं, वो इस हमारे क्लाइमेट में सूट नहीं करता। क्या ये सही है? ये एक हद तक सही है। कुछ ब्रीड है जो यहाँ सरवाइव नहीं करती। कुछ ब्रीड है जो सरवाइव नहीं जी करती। बिल्कुल, कुछ ब्रीड ऐसी भी है जो सरवाइव नहीं करती, पर ज्यादातर ब्रीड जो है वो सरवाइव करती है। उसको एक टाइम चाहिए। और इनमें से मैं गिना दूं कि कुछ ब्रीड ऐसी भी हैं जो पूरे इंडिया में आप कहीं भी पाल लो। वो जैसे कि कौन कौन सा ब्रीड? लाइक दैट सिरोही, गुजरी, सोजत, कोटा वगैरह है। ये आप कहीं भी पाल लो, ये आपको बेनिफिट देगी। जैसे ये वीडियो हम लोग अभी छत्तीसगढ़ से बना रहे हैं, तो क्या ये जो ब्रीड अभी बताए वो हमारे छत्तीसगढ़ क्लाइमेट के लिए बहुत शानदार है? हाँ, ये गुजरी सिरोही तो बेस्ट है। सोजत और कोटा एज कम्पेयर सिरोही और गुजरी से थोड़ा कम है जरूर, पर वो भी यहाँ सरवाइव करती है और सही तरीके से फलती फूलती है। अच्छा दिलेश भाई, ये तो रही बात कि हमको कौन सा ब्रीड सिलेक्शन करना चाहिए और कैसे हमको गलतियों से बचना चाहिए। यहाँ जैसे एक तो दिक्कत होता है इसका, या बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि भाई हमको इसको खिलाना क्या है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि कैसे कैसी चीजों को इनको खिलाना चाहिए, कैसे इनको मेंटेन करना चाहिए फीड के मामले में? फीड के मामले में ये नए किसान भाई जो है अगर सुन रहे हैं मुझे तो ध्यान दें। ये अगर
कहीं से आप बकरियां ला रहे हैं तो सडनली उसकी डाइट आप चेंज ना करें। एग्जैक्टली सडनली उसकी डाइट आप चेंज करेंगे तो वो उसके जो डाइट पे इफेक्ट आएगा, वो पेट भर खाएंगे नहीं तो उससे वो वजन तोड़ेंगे। एग्जैक्टली। तो वो अगर हम कोशिश करें कि वो पहले क्या खा रही है, चरने वाले जानवर है या स्टॉल फीड पे है। अगर आप चरने वाले जानवर जंगलों से खरीद के ला रहे हैं तो उसको आप चराई पे रखिए। साथ ही साथ कोशिश करिए कि पुराना जो खा रहे थे उसका कुछ हिस्सा आप इनको एक टाइम कम से कम एटलीस्ट थोड़ा सा नाश्ते के बतौर पर दे जरूर। एग्जैक्टली। ताकि वो पुराने चारे को अपने फीड पे डाइट पे रखे, उस फीड को अपने डाइट पे रखे और यहाँ के नए चारे को जब तक वो पूर्ण रूप से अडॉप्ट ना कर ले, खाने का टेस्ट ना समझ ले या ग्रहण ना कर ले, तब तक वो पुराना चारा आप चलने दीजिए। ओके। लगभग हफ्ता दिन या 10 दिन, 10 दिनों में बकरियों को भूखी जब रहेगी, जैसे कि सुबह अगर आप चारा लगाना चाहते हैं तो बकरियां जब भूखी है तो सुबह आप जो है अपने यहाँ के जो खिलाना चाहते हैं, चूनी या गेहूं का चोकर, फल्ला वगैरह, ये आप खिलाइए ताकि भूख में है तो वो नाश्ते पे वो खाएंगे, उसको जल्दी अडॉप्ट करेंगे, उसका टेस्ट समझेंगे। और जब और कुछ भी खिलाना चाहे और वो उब जाती हैं बकरियां, तब उसके जो पुराने फीड है जो वो हमेशा से खाती आई है, वो खिलाइए ताकि उसका जो डाइट का जो है परसेंटेज जो है वो फिल हो सके, पूरा हो सके। उससे आपकी बकरियां वजन नहीं तोड़ेंगी। और ये ऐसे आप अपने इस क्लाइमेट में आप बकरियों को आप बना सकते हो। ये बहुत इजी वे में हो जाता है। सब चीजें जो है समझने के ऊपर है कि हमको क्या करना है शुरुआत में। अच्छा नीरज भाई, जैसे अभी आप बता रहे थे कि मेरे पास सिरोही है, गुजरी है, सोजत है, तो क्या इन बकरियों को हम दोनों तरीके से स्टॉल फीड भी और चरा के दोनों तरीके से पाल सकते हैं? बिल्कुल। इन बकरियों को आप जो है ग्रेजिंग पे भी बेच सकते हो, स्टॉल फीड पे भी रख सकते हो। स्टॉल फीड पे रहेंगी तो जितना ये टहलने में जितनी कैलोरी बर्न करेगी, बर्न होता है, वो इनका बचेगा। मतलब वो एक तरह से जितना खाएगी आप और हम सिर्फ खाएंगे और मेहनत ना करेंगे तो फैट जमा होगा, मोटे होंगे। सेम एज इट इज बकरियों में भी है, वो खाएंगी, इनके फीड पे जो भी है वो ग्रास्प करेगी, अडॉप्ट करेगी और वो फैट जमा करेगी। मतलब वो जल्दी जो है वजन ग्रोथ करेगी। और चरने भेजेंगे तो फिजिकली बहुत हेल्थ तो रहेगी, पर स्टॉल फीड के बनिस्बत वो थोड़ी सी कम ग्रोथ करती है, पर बकरियां बहुत हेल्दी होती है स्टॉल फीड की बकरियां। एग्जैक्टली। अच्छा नीलेश भाई, ये तो बात हुई हमारे ब्रीड के बारे में और फीड के बारे में। अब तीसरा क्वेश्चन ये कि चूंकि आप इस बिजनेस को, बकरियों के बिजनेस को 7 ईयर से कर रहे हैं, तो अभी तक आप कैसी कैसी बीमारियां इन बकरियों में देखे हैं? बीमारियां तो ज्यादातर यह गंभीर समस्या इनमें नहीं होती अगर आप लापरवाही ना करें तो। सर्दी होती है, सर्दी जो है अगर आप स्टार्टिंग दौर पे उसको ट्रीट ना करें तो वो निमोनिया में जो है कन्वर्ट हो जाती है और कोलैप्स कर जाती है। दूसरा होता है दस्त। अगर खाने में अगर उसने प्रॉपर डाइट नहीं लिया, कभी ज्यादा खा लिया या कुछ ऐसी चीजें जो उसकी डाइट पे नहीं है, तो इससे भी होती है, दस्त की शिकायत होती है। या एक होता है, यही तो सामान्य दस्त की बात कर रहा हूँ, एक होता है प्लेग जैसा, जो बकरियों के प्लेग जिसको बोलते हैं, पीपीआर। तो दस्त की समस्या, पीपीआर का जो है आप प्रिवेंशन के लिए आप टाइम टू टाइम उसके टीके लगवाइए। और सर्दी तो बहुत आम सी समस्या है। वो पाउडर दे सकते हो आप उसके पानी में, या उसके लिए जो ट्रीटमेंट लगता है, कोई भी एंटीबायोटिक, सामान्य से एंटीबायोटिक, वो इंजेक्शन के तौर पे या टैबलेट्स आप खिला सकते हो। तो दूसरा, ये 2 चीजें हो गई। तीसरा होता है इनको बारिश में होती है, एक पैरों में जख्म लंगड़ाने वाला या फुट एंड माउथ डिजीज बोलते हैं। वो खुरहा चपका, जैसे जो लोकल लैंग्वेज में जो बोलते हैं, जो किसान भाई अगर समझते हैं तो खुरहा चपका जिसको बोलते हैं, वो फुट एंड माउथ डिजीज होता है एक्चुअल में। उसका भी वैक्सीन आता है, आप टाइम से पहले उसको लगवाइए तो ये चीजों से आप बच सकते हैं। और गर्मियों में एक और चीज होती है, कई बार जो है गोट पॉक्स, हमारे यहाँ उतनी ज्यादा शिकायत नहीं है, फिर भी कभी कभी किसी किसान को ये कंप्लेन आती है कि गोट पॉक्स की कंप्लेन आती है, उसका भी टीका आप जो है लगवा सकते हैं। बहुत इजी वे में मिल जाता है वो, किसी भी वेटनरी वो हॉस्पिटल में आप पूछें या मेडिकल्स में पूछें तो वो मिल जाएगा। गोट पॉक्स का टीका जो है अवेलेबल है मार्केट में। अच्छा दिनेश भाई, अब बात करते हैं थोड़े से इसकी मार्केटिंग के बारे में कि भाई हमको इसको बेचना कैसे है। क्योंकि कई बार देखने को मिलता है कि लोग इस ऐसे ही अंदाजा से बेचते हैं, जैसे वो यहाँ पे वो थोड़ा छूते हैं ऐसे और इसी अंदाजा से बेचते हैं। दूसरा है हम इसको वजन करके बेचते हैं। तो आपको क्या लगता है कि कौन सा सही सिस्टम है? और ये वाले सिस्टम में क्या एक्चुअली किसान का लॉस होता है? नहीं, इसमें लॉस कुछ नहीं है। ये तो खरीदने या बेचने वाले के ऊपर उसके थॉट्स है, पर्सनली थॉट्स है कि वो क्या देख रहा है।
जितना मेरे हिसाब से ये जो कमर पे हाथ रखते हैं वो इसकी कमर की मोटाई शायद भापना चाहता है Exactly. खरीदने वाला या बेचने वाला। उससे ये भापता है कि इसके कमर में कितना मांस या चर्बी है जो भी, तो उस हिसाब से इसके पूरे वजन में कितना गोश्त आना चाहिए। हाँ, उसके एक्सपीरियंस ये तजुर्बेकार करते हैं। एग्जैक्टली। ये जो तो है जो नए हैं बकरी पालक, उसको क्या ऐसे तरीके से बेचना चाहिए कि बिल्कुल नहीं बेचना चाहिए? वो क्या समझेगा फिर ऐसे। एग्जैक्टली। वो क्या अनुमान लगाएगा कि ये कितने केजी हाथ का तो रख लिया, पर वो क्या अनुमान लगाएगा, उसके पास तजुर्बा नहीं है। तो वो 20 किलो का चीज भी 40 किलो आंक लेगा या 15 किलो आंक लेगा। एग्जैक्टली। तो उससे वो नुकसान हो सकता है। ये चीजें ऐसा करना तजुर्बेकार लोग हैं जिनका अनुभव है काफी टाइम से, कि या खड़ा जिनको देख के बता दे कि ये बकरियां कितने लाइव वेट पे है। मीन्स फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं बकरी पालन में तो कभी भी इस टाइप से अंदाजा लगा अपने बकरियों को ना बेचे, क्योंकि ऐसे में कई सारे फार्मर्स हम लोग सुने हैं वो हैवी लॉस कर जाते हैं। अच्छा दिनेश भाई, तो बकरियों को एक तो है कि हम केजी के हिसाब से बेचते हैं, दूसरा नग के हिसाब से बेचते हैं जी। तो हम लोग इसको कैसे बेचते हैं? एक्चुअली बकरी को नग के हिसाब से बेचते हैं कि बकरे को, या हम लोग कैसे डिसाइड करें कि भाई किसको किलो में बेचना है, किसको नग में बेचना है? ये तो किसान अपने स्व विवेक पे जो है डिसाइड कर सकता है ना, कि मुझे ये बकरियां इतने पैसे की मैंने खरीदी है, या ये बकरियां मेरी इतने पैसे की है, इसकी वैल्यू इतनी की है। तो मुझे अगर 5 रुपए की चीज है वो मैं 6 रुपए में दूं या 8 रुपए में दूं, ये किसान भाई खुद तय कर सकता है। अच्छा दिनेश, अब रही बात इसकी वैक्सीनेशन की और उसको डिवर्मिंग की, तो क्या आप इसको रेगुलर डिवर्मिंग एंड वैक्सीनेशन करवाते हैं? कैसे मैनेज करते हैं इसको? जी, ये बहुत बढ़िया सवाल है। ज्यादातर किसान जो है डिवर्मिंग क्या है ये भी नहीं समझता। जो गांव में है वो उनको तो कोई पशु चिकित्सक आता है तो वही बता दे तो अच्छी बात है कि उनको जो जानवर डिवर्मिंग हो जाए। बाकी लोग तो जानते भी नहीं कि इनको कंपलसरी इनको डिवर्मिंग करना जरूरी है या वैक्सीनेशन करना जरूरी है। ये हम अपने फार्म पे करते हैं। इसके लिए डिवर्मिंग करना हो या वैक्सीनेशन हो, इसका ये प्रॉपर टाइम पे इनका एक शेड्यूल मेंटेन करते हैं हम। ओके। और जानकार कोई भी वीएस या डॉक्टर आता है हमारे यहाँ, या तो एवीएफ आएगा जो हमको अवेलेबल हो जाए, या वीएस बुलवा लेते हैं कोई भी वेटनरी सर्जन, और वो अपना जो है डिवर्मिंग करता है या वैक्सीनेशन करता है। ज्यादातर डिवर्मिंग तो हम खुद कर लेते हैं, वैक्सीनेशन के लिए डॉक्टर बुलवाते हैं या उनसे सजेस्ट करते हैं डिवर्मिंग के लिए या वैक्सीनेशन के लिए। अच्छा ठीक है, इसके बाद एक फाइनल क्वेश्चन और कि क्योंकि हमारे यहाँ एक तो गर्मी का सीजन है और एक तो अपना ठंड का सीजन है, जिसमें दोनों में ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं बकरी को, तो आप कैसे मैनेज करते हैं ठंड के टाइम में खासकर बच्चों को जी, और गर्मी के टाइम में कैसे मैनेज करते हैं अपनी बकरियों को? जी, ये अगर गर्मियों में है तो ज्यादातर अगर स्टॉल फीड पे है तो आप सुबह सुबह चराने भेज दीजिए गर्मी से बचाना हो तो। और ठंड में है तो एक टाइम सूरज को निकल के बाहर आने दीजिए खुले मौसम में, खुले मतलब खुले आसमान में। जब धूप एक बार चढ़ जाएगी, ठंडी थोड़ी सी लगे कि खत्म हो जाए, 11 बजे के टाइम पे भेजिए, 4 बजे तक अपने जो है जानवर मंगा लीजिए। और गर्मियों में आप ये करें जस्ट कि 6 बजे भेजिए, 12 बजे तक, 1 बजे तक, गर्मी जब अपने परवान पर हो तो उससे पहले तक आप मंगा लो। ये इससे बचाव कर सकते हो। बच्चों को जो है ज्यादातर छोटे बच्चों को सुरक्षित रखना होता है, तो उनको गर्मियों में जो है खुले जगह पे रखो, एक बाड़े पे रखो, ये केज बना लो। या और सर्दियों में जो है अगर आप देसी तरीका जो अपनाते हैं ज्यादातर किसान जो है, टुकनी वगैरह जिसमें घास फूस बिछा के रख देते हैं, या अगर आप बड़े पैमाने पे कर रहे हैं तो एक केज बनाओ, घासें बिछा दो, एक लाल बल्ब लगा दो, ताकि गर्माहट जो है बनी रहे, बच्चे जो है बिगड़े ना, स्वस्थ रहें। ऐसे तरीके आप जो है अपना सकते हैं। दिनेश जी, सिर्फ एक क्वेश्चन और जी पूछिए। फाइनली ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस क्या है कि अगर कोई हमारे किसान भाई या कोई इसमें बिजनेस स्टार्ट करना चाहता बकरी, उसको करना चाहिए? इसमें प्रॉफिट रियल में है कि सिर्फ हमको देखने में लगता है कि इसमें प्रॉफिट है? नहीं, मेरे हिसाब से तो अभी लोग पशुधन के लिए जो है मतलब पशुपालन के क्षेत्र में बहुत ज्यादा आ रहे हैं। लोग समझ रहे हैं वापस। एक दौर था कि लोग जानवर रखना छोड़ दिए थे, पर अभी मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ डॉक्टर साहब आपसे कि लोग अब वापस पशुपालन की तरफ रुख कर रहे हैं। एग्जैक्टली। क्योंकि मेरे सिर्फ बताने से पहले लोगों के थॉट्स ये हैं कि अब इनमें पैसा है। लोग सोचते हैं कि नहीं, ये एक अच्छा व्यवसाय है जिसको हम अपना परमानेंट या हमेशा के लिए एक ऐसा व्यवसाय चुन सकते हैं जो हमारी जो है बेरोजगारी दूर कर सके। और मुझसे आप पूछते हैं तो ये 101% बेनिफिट ही बिजनेस है। जी बिल्कुल, प्रॉफिटेबल बिजनेस है।
तो फ्रेंड्स ये तो रही बात हमारे डीलेस भाई से जो लास्ट 7 ईयर से बकरी पालन कर रहे हैं। अगर आपको ऐसी बकरियां खरीदनी है, चाहे कोई अच्छा ब्रीडर हो, चाहे कोई अच्छी नस्ल का बकरी हो, तो हमको आप नीचे दिए हुए नंबर में कॉल कर सकते हैं। हम आपको ये बकरियां प्रोवाइड कर देंगे और आप हमसे कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताएं, या आपकी कोई रिक्वायरमेंट हो तो आप हमको नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। थैंक यू।